Hi viewers, you're watching The Explainer. What is hybrid war? What is fifth generation war? What are the proxy wars? ये आजकल दुनिया में कलर रिवॉल्यूशन किस एजेंडे पे काम कर रही है? क्या अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वार्स लड़ी गई? ये यमन और सीरिया में क्या चल रहा है? ईरान, सऊदी अरेबिया, सुन्नी शिया बिग पावर्स एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के बजाय इनडायरेक्टली एक दूसरे को क्यों कमज़ोर कर रहे हैं? ये साइबर वार्स किस तरह से हाइब्रिड वार्स है और दुनिया में कौन कौन से एरियाज़ में, कौन कौन से रीजन्स में ये हाइब्रिड वार्स लड़ी जा रही हैं? इन सारी चीज़ों को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक का बटन दबाएं ताकि हमारी ये इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचे। हम बात कर रहे थे हाइब्रिड वार्स की, फिफ्थ जनरेशन वार्स की। आप लोग अक्सर इन कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज होते हैं कि ये प्रॉक्सी वार्स, फिफ्थ जनरेशन वार्स और हाइब्रिड वार्स क्या है। तो इन तीनों चीज़ों का मतलब ये है कि अगर कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ जंग लड़े और डायरेक्टली एक दूसरे को कन्फ्रंट ना करें, आई बाल टू आई बाल कन्फ्रंटेशन ना हो और इनडायरेक्टली एक दूसरे को कमज़ोर करें, एक दूसरे को के ख़िलाफ़ जंग लड़ें, तो इनको हम हाइब्रिड वार, प्रॉक्सी वार्स और फिफ्थ जनरेशन ऑफ वार्स कहते हैं। इनमें मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल होता है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले एक और व्यू लेते हैं, ये फिफ्थ जनरेशन वार्स, फिफ्थ जनरेशन वार इसे क्यों कहते हैं? सबसे पहले दुनिया में जब वार्स का कॉन्सेप्ट इंक्लूड हुआ, एक बंदा दूसरे बंदे के ख़िलाफ़ जंग लड़ने लगा, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ख़िलाफ़ जंग लड़ने लगा, तो उन जंगों को हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ वार्स कहते हैं। पहले ज़माने में फर्स्ट जनरेशन ऑफ वार्स में लोग एक दूसरे को पत्थरों के साथ मारते थे, डंडों से मारते थे, तीर चलाकर मारते थे, एक दूसरे पर तलवारों के साथ हमला आवर होते, घोड़ों पर सवार होते। ये थी पहली जनरेशन की जंगें। ये प्रिमिटिव वेपन्स या प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करते थे। फिर कुछ एडवांसमेंट आई, इंसान ने तरक्की की और सेकंड जनरेशन ऑफ वार्स आई। मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन्स का दौर था। ये बंदूक इजाद हुई, पिस्तौल इजाद हुई। लोग या ममालिक या ग्रुप्स एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग बंदूकों और तमांचों के ज़रिए लड़ने लगे। ये दौर था सेकंड जनरेशन ऑफ वार्स का। फिर कुछ एडवांसमेंट आई, फिर कुछ तरक्की की इंसान ने, न्यूक्लियर वेपन्स दरियाफ्त हुए और हमने देखा कि 1945 और ये दूसरी जंग अज़ीम का दौर था जब अमेरिका ने जापान के ऊपर एटमी धमाके किए। ये दौर था न्यूक्लियर वार का और ये दौर था थर्ड जनरेशन ऑफ वार्स। फिर इसके बाद फोर्थ जनरेशन ऑफ वार्स आई। इसमें टेररिज्म हमने देखी, टेररिस्ट अटैक्स, सुसाइडल अटैक्स एक दूसरे के ख़िलाफ़ की गई, एक मुल्क में दहशतगर्दी की गई और इस ज़रिए से एक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। ये था फोर्थ जनरेशन ऑफ वार। इसके बाद आजकल जो जंगें लड़ी जा रही है वो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ वार्स और इस बुनियाद पे हम इन जंगों को फिफ्थ जनरेशन ऑफ वार्स कहते हैं। आजकल इंटरनेशनल सिस्टम की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, यूनाइटेड नेशन की वजह से और इंटरनेशनल लॉज की वजह से ममालिक डायरेक्टली एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंगें नहीं लड़ते। डायरेक्टली एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा होना मुश्किल हो गया क्योंकि तकरीबन हर ममालिक के पास न्यूक्लियर, कुछ हद तक न्यूक्लियर वेपन्स है, मॉडर्न वेपन्स है, जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, मिसाइल्स हैं।
تو اس وجہ سے بڑی تباہی کا اندیشہ ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، جس بنیاد پہ ممالک ہائبرڈ وار کا سہارا لیتے ہیں، انڈائریکٹلی ایک دوسرے کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ کون سے ٹولز استعمال کرتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ پراکسی وارز کا سہارا لیتے ہیں، یعنی کہ کسی دوسرے ملک میں پراکسیز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی سوویت یونین افغانستان میں افغانی حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے آئی، تب امریکہ اور پاکستان نے طالبان کو، مجاہدین کو، وہاں پر جو فریڈم فائٹرز ہے ان کو سپورٹ کر کے USSR کو کمزور کیا، اور یہ تھی پراکسی وارز۔ بالکل اسی طرح سے ریسنٹلی طالبان کی حکومت آنے سے پہلے ناردرن الائنس، جو کہ احمد شاہ مسعود کا بلاک تھا، اس کو انڈیا اور افغانی حکومت اور امریکہ سپورٹ کر رہا تھا۔ دوسری طرف طالبان کو پاکستان، چائنا اور رشیا سپورٹ کر رہا تھا۔ تو یہ دو بلاکس تھی، آپس میں لڑ رہی تھی، لیکن بگ پاور جو تھے جو ایک دوسرے سے بدلہ لے رہے تھے اور ان گروپس کو سپورٹ کر رہے تھے، انڈائریکٹلی ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ تھی پراکسی وارز، جیسے کہ ہم یمن میں دیکھ رہے ہیں، ایران اور سعودی عربیہ ایک دوسرے کے خلاف پراکسی وارز لڑ رہے ہیں، سنی اور شیعہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ نے حوثی باغیوں کا ذکر سنا ہوگا، تو یہ یمن میں جو حکومت ہے وہ سعودی عربیہ کے زیر اثر ہے، سعودی عربین رجیم وہاں پر اسٹیبلش ہے۔ دوسری طرف وہاں پر جو باغی گروپس ہیں، وہاں پر جو ریبیلز ہیں، جو حوثی ریبیلز ہیں، ان کو ایران یعنی کہ شیعہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ان دو بلاکس کے بیچ وہاں پر ٹسل ہو رہی ہے، تنازع ہو رہا ہے، اور یہ دو پاورز اوپر سے ان کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو ایک دوسرے کے خلاف پراکسی وارز لڑ رہے ہیں۔ یہ ممالک ایک دوسرے کے خلاف دوسرا ٹول جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے انسرجنسی۔ ممالک میں کچھ ایسے گروپس ہوتے ہیں جو حکومت سے نالاں ہوتے ہیں، جن کی اپنی حکومت کے خلاف ریزرویشنز ہوتی ہیں، وہ اپنی حکومت سے حقوق چاہتے ہیں، تو ان گروپس کو اسلحہ یہ باہر سے پرووائڈ کرتے ہیں، یہ جو دشمن ممالک ہوتے ہیں۔ جیسے اگر کہ ہم پاکستان میں دیکھیں تو بلوچ ریبیلز جو ہیں، بلوچ لبریشن آرمی، یہ پاکستان سے نالاں ہیں، پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف جنگ میں انوالوڈ ہیں، ٹیررزم میں انوالو ہیں، ٹیررسٹ اٹیک لانچ کر رہے ہیں۔ تو انڈیا پاکستان کا دشمن ملک ہے، اور انڈیا BLA کو اور ان بلوچ ریبیلز کو سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ ہے انسرجنسی کو سپورٹ کرنے کی ایگزامپل۔ اسی طرح سے ہر ملک میں ہوتا ہے، انسرجنس کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ٹول جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے اکنامک سبورژن۔ ایک ملک دوسرے ملک پہ ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کرتا، بلکہ اکنامک سینکشنز وہاں پر امپلیمنٹ کرتا ہے۔ جیسے کہ امریکہ اور ایران کی آپس میں نہیں لگتی، لیکن امریکہ ڈائریکٹلی ایران پہ حملہ نہیں کرتا، انہوں نے سینکشنز، اکنامک پابندی ان پر امپلیمنٹ کی ہے، تو وہ اس طرح سے ایران کو کمزور کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں IMF، FATF، یہ سارے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں، ایسے آرگنائزیشنز ہیں جس کا استعمال کر کے دوسرے ممالک اپنے اینیمیز پہ، اپنے جو ان کے مخالف گروپس ہوتے ہیں، مخالف ممالک ہوتے ہیں، ان پہ سینکشنز امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اس طرح سے پولیٹیکل سبورژن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 4 نمبر ٹول ہے۔ ریجیم چینج کی جاتی ہے پولیٹیکلی، جیسے کہ ہم نے عراق میں دیکھا، صدام حسین کی حکومت تھی اور وہاں پر امریکہ نے صدام حسین کی حکومت گرائی، ریجیم چینج کی۔ اسی طرح سے شاہ آف ایران میں رول کر رہا تھا، لیکن
1979 में और इसके बाद जो ईरानियन रिवोल्यूशन है उसमें वो अमरीकी हुकूमत गिराई जाती है और इल्ज़ाम ये था कि ये अमरीका ने वहाँ पर रिजीम चेंज की थी और अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश की थी। आजकल आप लोग पाकिस्तान में सुनते आ रहे हैं कि इमरान खान जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान में उनकी हुकूमत चेंज की, रिजीम चेंज की। तो ये रिजीम चेंज भी एक टूल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ जो और टूल्स है वो है साइबर, इंटरनेट, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपकी इंस्टीट्यूशन को मिलान किया जाता है, आपकी इंस्टीट्यूशन की इमेज को टार्निश किया जाता है। जैसे कि रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि यूके डिसइंफॉर्मेशन लैब ने इंडियन ऐसे वेबसाइट्स को, इंडियन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज किया जो बरतानिया में बैठकर पाकिस्तानी इदारों की साख को ख़राब कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ गलत प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। इसी तरह से अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ट्रेंड्स चलाए जाते हैं और जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वहाँ पर ये बात सामने आती है कि ये कोई इंडियन वेबसाइट्स थे जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी इंस्टीट्यूशंस पे अटैक कर रहे हैं, हमारी आर्मी को बदनाम कर रहे हैं और लोगों का जो ट्रस्ट है अपनी आर्मी पर वो कमज़ोर कर रहे हैं। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर पाकिस्तान आई थी तो किसी इंडियन हैकर ने एक न्यूजीलैंड टीम के किसी कोच या खिलाड़ी को ईमेल भेजी थी, जिस ईमेल के बिना पर, उस थ्रेट के बिना पर न्यूजीलैंड की टीम बग़ैर कोई मैच खेले पाकिस्तान से चली गई। तो ये है साइबर या इंटरनेट का इस्तेमाल करके या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके दूसरे ममालिक अपने एनिमीज़ को कमज़ोर करते हैं। इसके बड़े दूरज़ और बुरे असरात और बहुत ही ख़तरनाक असरात ये जो ग्लोबल पीस है इस पे पड़ते हैं। ये इमिग्रेशन होती है, इससे ममालिक के दरमियान जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचता है और ऐसे बहुत सारे इनके इम्पैक्ट्स होते हैं। तो ये हैं हाइब्रिड वार, 5th जनरेशन ऑफ वार और प्रॉक्सी वार्स। उम्मीद है आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड किए होंगे। अगर अब भी आपके जहन में कोई डाउट है इसके मुतालिक तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। एट द एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।